हेलो दोस्तों, अपन ने कल व्यक्तित्व के दो पार्ट ए और बी, संकल्पना, अर्थ इति आदि, और दूसरा अपन ने पढ़ा था व्यक्तित्व के प्रकार। दो पॉइंट अपन ने व्यक्तित्व में पढ़ लिए हैं। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। मतलब व्यक्तित्व जो चैप्टर है इसमें से कम दो क्वेश्चन तो आने ही हैं, कम से कम। तो एक तो प्रकार में से आता है और एक इसमें से भी आने की पूरी संभावना है। प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से तो तीन ही कारक हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, वो है वंशानुक्रम। फ्रांसीसी गाल्टन ने इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना है और है भी। व्यक्तित्व को अगर प्रभावित करेगा तो सबसे एक नंबर पे आएगा, सबसे पहले आएगा, वो आएगा वंशानुक्रम। व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है तो वो है वंशानुक्रम। नंबर 2 पे आता है वातावरण, इन्वायरमेंट। रोसो की एक परिभाषा भी है, वातावरण को बाहरी शक्ति है जो हमें सर्वाधिक प्रभावित करती है, वातावरण। तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अदर का भी महत्व है थोड़ा बहुत, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम, वातावरण और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक में से है। बाकी भी हैं, वो भी प्रभावित करती हैं। अगर विकल्प में हो तो आप यूँ नहीं कहें कि ये प्रभावित नहीं करती। शारीरिक रचना व स्वास्थ्य चौथा है। पांचवा स्नायु मंडल, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। पांचवा मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, कैसे संवेग को प्रभावित करती है, ये सब अपन बाल विकास में पढ़ेंगे। और एक है लिंग, और अंतिम है मनोवैज्ञानिक। ये व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। मान लो प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक कारक कौन कौन से हैं, तो जैविक कारकों में 4 आते हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है शारीरिक संरचना, तीसरा है तंत्रिका तंत्र, और चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियां या वाहिका विहीन। इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो वो कुछ भी दे सकता है। देखो, साइकोलॉजी में एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, अगर आप इंग्लिश वर्ड को याद करो और वो इंग्लिश वर्ड को हिंदी बना के देता है, तो आप प्रयास करें। जैसे नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, स्नायु मंडल, तो वो हिंदी का वर्ड तो कहीं से भी ला सकता है, लेकिन अंग्रेजी वर्ड वही रहेगा। तो आप कोशिश करें कि साइकोलॉजी को अंग्रेजी से जोड़ें, अंग्रेजी वर्ड याद करें। उन अंग्रेजी वर्ड का हिंदी बना के देता है वो, ऐसा कैसे, नर्वस सिस्टम। तो आप ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट, व्यक्तित्व के सिद्धांत। और सबसे पहला सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, ये सिगमंड फ्राइड का है। इसने मनोविश्लेषण सिद्धांत के 3 पार्ट बताए हैं, 3 भाग बताए हैं। इसे क्लासिकी मनोविश्लेषणवाद भी कहते हैं। इसके 3 भाग है। उसमें पहला आता है व्यक्तित्व संरचना मॉडल। संरचना मॉडल में भी 2 आएंगे, आकार के आधार पर और गत्यात्मक आधार पर। व्यक्तित्व का संरचना मॉडल, गत्यात्मक और आकारात्मक। दूसरा आता है व्यक्तित्व की गतिकी। गतिकी में आता है मूल प्रवृत्तियां, चिंता और अहम रक्षा युक्ति। अपन रक्षात्मक युक्तियां पढ़ेंगे, या अहम रक्षात्मक युक्ति आती है। और तीसरा है व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। ये भी सिगमंड फ्राइड का है। मनोलैंगिक व्यक्तित्व का मनोलैंगिक, इसमें 5 अवस्थाएं बताई है, मुखावस्था, गुदावस्था, जन्नेन्द्रिय अवस्था, ये सब उसी के भाग। ये इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, 5 ही अवस्थाओं को। अब मनोविश्लेषणवाद के 3 भाग हैं। व्यक्तित्व संरचना मॉडल का 2 भाग हैं, आकारात्मक और गत्यात्मक मॉडल। इसमें अपन व्यक्तित्व संरचना का पहला मॉडल पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आकारात्मक मॉडल। प्रश्न पूछेगा वो
आकारात्मक व गत्यात्मक मॉडल किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तित्व संरचना मॉडल के अनुसार, संरचना के अनुसार। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके भी। देखो आकारात्मक मॉडल में 3 आते हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक पात्र में बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है तो उसका जितना भाग बर्फ का टुकड़े का पानी से बाहर है वो चेतन मन है, और जितना डूबा हुआ है वो अचेतन मन है। और बीच की अवस्था को बोलते हैं अर्धचेतन, जो वो बिल्कुल लाइन बनी हुई है, जो तल होता है उसको बोलते हैं अर्धचेतन मन। इसकी तुलना इससे की गई है, आकारात्मक मॉडल की बर्फ के टुकड़े से तुलना की गई है। चेतन मन ये 1/10 होता है अपने मन का, अचेतन 9/10 होता है। 1/10 का मतलब 10%, और वो 90% होता है। अब चेतन मन आप सामान्य रूप से समझ लो, चेतन मन किसे कहते हैं? वास्तविकता, जो व्यक्ति वास्तविकता से जीता हो, बिल्कुल खुली आंखों से, जो भी है वो सत्य है, कैसे वर्तमान में जीता हो, वास्तविकता। नैतिक, जो नैतिक है, सामाजिक, जो व्यक्ति जैसे समाज में जा रहा है, अपने नैतिक कर्तव्य निभा रहा है, बिल्कुल जो वर्तमान की स्थिति है बिल्कुल उसके अनुसार कार्य कर रहा है, तो वो चेतन मन के अनुसार कार्य कर रहा है। सांस्कृतिक दशा हो, और ये चेतन मन अर्धचेतन व अचेतन का प्रतिबंधक का कार्य करता है, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उनको रोके रखता है। कौन? चेतन मन। अचेतन मन 9/10 है, इसका काम ही है। अचेतन मन, मान लो कोई बात अपन को, कोई दिमाग में कोई आइडिया आया, और वो आइडिया अपना वो काम अपन आइडिया वो कार्य अपन कर नहीं सके, और तो कर नहीं सके, लेकिन वो रहेगा तो है, अपन को उस टाइम याद नहीं आएगा, बाद में कभी आ जाएगा, तो वो अचेतन मन में चल जाता है। मान लो आपकी कोई इच्छा हुई, कोई काम करने की इच्छा हुई, घूमने की इच्छा हुई, कोई कुछ भी A to Z कोई काम करने, और अपन मान लो घर वाले ने कह दिया ये काम नहीं करेगा, तो वो उस टाइम पे तो समझ जाएगा, लेकिन वो उसके मन में रहेगा, वो कहाँ चला जाएगा? अचेतन मन में। इसलिए अचेतन मन किसे कहते हैं? दमित इच्छाओं का भंडार। उसमें जितनी भी उसकी इच्छाएं होती है वो वहाँ दबी रहती है, वो उसको बाहर नहीं निकाल पाता, तो वो दमित इच्छाएं वहाँ रहती है। अचेतन मन बहुत खतरनाक होता है, ध्यान रखना। जब ये फूटता है ना तो मामला गड़बड़ाता है। फिर दमित इच्छाओं का भंडार कहते हैं। सर्वाधिक प्रभावित छद्म रूप है। छद्म रूप का मतलब छिपा हुआ रूप, उसको कोई देख नहीं पाता। किसके अंदर, कहते हैं ना आजकल का जमाना खराब है, किसके अंदर मन में क्या चल रहा है अपन सोच नहीं सकते, वही अचेतन मन। समस्याओं का समाधान, अपन बहुत सी बार समस्याएं ढूंढ रहे अपने पास समाधान होता है, लेकिन वो अचेतन मन में चला जाता है, चेतन मन में आने में समय लेता है। तो किसी समस्या का अचानक से समाधान याद आना, तो ये क्या है? अचेतन मन में वो बात पहले से समाधान अपने पास मौजूद था, लेकिन वो चेतन रूप में नहीं आ रहा था। किस रूप में नहीं आ रहा था? चेतन रूप में। तो अचानक जैसे अपन को समस्या का समाधान मिलता है, तो वो अचेतन मन से कहाँ जाता है? चेतन मन में, और अपन उस समस्या का हल कर देते हैं। उसके बाद तीसरा और अंतिम में अवचेतन या अर्धचेतन कह दो, ये दोनों के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। किसी कोई वस्तु देकर अपन भूल जाते हैं, बाद में याद आ जाता है, प्रयास करने पर जानकारी का आना, तो ये क्या है? अर्धचेतन है। उसके बाद व्यक्तित्व संरचना का पहला मॉडल आकारात्मक मॉडल खत्म। इसमें चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन या अवचेतन मन होता है। बर्फ से तुलना की गई है, 1/10 होता है, 9/10 होता है, दोनों के बीच का कार्य करता है। दमित इच्छा मैंने बता दिया क्या क्या होता है। अब आता है दूसरा गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। इस गत्यात्मक मॉडल को संरचनात्मक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि गत्यात्मक किसका भाग है? संरचनात्मक का भाग। तो आप कहोगे सर आकारात्मक भी तो है, लेकिन गत्यात्मक मॉडल को संरचनात्मक मॉडल भी कहते हैं। याद रखना 3 चीजें, इड, ईगो और सुपर ईगो, तीनों को मैंने तुलनात्मक रूप से इसलिए बताया है ताकि याद करना आसान हो। इड, इदम बोलते हैं, अहम, पराहम, सुपर ईगो मतलब देखो ये इदम है, ये पूरा अचेतन मन पर आधारित है। क्यों? इसमें दमित इच्छाएं, ये सुखवादी सिद्धांत, जो भी करना हो कर लो। जन्म के साथ इदम की विकास होता है, जन्म लिया मतलब इदम ऑलरेडी है। आनंदी सिद्धांत है, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपन को तो अपने खाओ पियो मौज करो वाली स्थिति है, अपन को किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। दमित इच्छाएं इसके अंदर रहती है, वही अहम अचेतन मन वाला लफड़ा है।
सारी चीज़ें कहाँ हैं? अचेतन मन में। तो ये अचेतन मन इदम क्या करेगा? इदम का मतलब वो है किसी व्यक्ति में अगर अचेतन इदम प्रवृत्ति है तो वो अचेतन मन की बात मानेगा। अचेतन मन हमेशा उल्टे काम करवाता है। पशुत्व प्रवृत्ति का होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने अपना भला चाहेगा, सुख मिलना चाहिए, काम नहीं करना, आलसी प्रवृत्ति, पशुत्व, खा लो पी लो पड़िया रहो। इसीलिए इसे सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अचेतन मन मैंने बताई दिया आधारित है। सबसे पहले इसी का विकास होता है। प्रश्न आ जाता है व्यक्ति में गत्यात्मक मॉडल के अनुसार सबसे पहले किस प्रवृत्ति का? इदम का। हम किसका? सबसे पहले इदम। ये पैदाइशी मूल प्रवृत्तियों का केंद्र होता है। मूल प्रवृत्तियां का केंद्र बिंदु, मूल प्रवृत्ति उत्पन्न इसी से होती है। नैतिकता से परे, नैतिकता को कोई मतलब का नहीं। नैतिक का मतलब आप जानते हो, ऐसे कार्य जो समाज मान्य कर, नैतिक हो मतलब बिल्कुल नियमों के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि नैतिक पूरा समाज विश्व पूरा हर चीज उस चीज को माने, नैतिक। और काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति तर्कहीन, कोई मतलब नहीं, कोई तर्क नहीं, बिना बात के। इसीलिए इसे पशुत्व सिद्धांत भी कहते हैं। आप उदाहरण के लिए सकते हो, ये घोड़ा को कोई मतलब नहीं, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, इसको कंट्रोल से कहीं मतलब नहीं, वर्तमान स्थिति से कोई मतलब नहीं, इस खाओ पियो मौज को। दूसरा है ईगो, मानत्व। ये मैं एक सामान्य रूप से कहूँ, कोई एक व्यक्ति है जो अच्छा है, समाज के अनुसार कार्य कर रहा है, वास्तविकता से जी रहा है, जो भी है वो बिल्कुल जो भी है वो सही कहता है, समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है या उस हिसाब से कार्य करता है जो वास्तविकता है। आज की वास्तविकता को बताते हैं। मनुष्य के अंदर मनुष्य, देखो मनुष्य के अंदर मनुष्य, इसका विकास 1-2 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। चेतन मन वास्तविकता पर आधारित है, बुद्धि से कार्य करता है, क्षण काम नहीं करता। एकदम वहाँ से सूचना देता है चलो ये कर लेते हैं, अहम कहेगा रुको बेटा ये गलत है। बुद्धि सोच समझ के कार्य करता है, सिपाही की तरह कार्य करता है। सिपाही क्या करता है भाई? जैसे वाहन आ रहे हैं, तू रुक जा लाल बत्ती आई, तू रुक जा, ये कर जा। उसको क्यों रोका? उसको इसलिए रोका ताकि पूरा काम पहले वाले निकल जाए, अगर नहीं आए तो दोनों टकरा जाएंगे, इसलिए। और रक्षात्मक युक्तियां। तीसरा सुपर ईगो, देवत्व। ये अहम इसे मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये सुपर ईगो देवत्व, अध्यात्म हर बार खेगा, वो अपन नहीं कहते हैं वो जो परमात्मा हो, कहीं भी बात आ गई और क्या है हो रहा, और ऊपर देवी शक्तियां हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब भगवान पूर्ण सर्वोपरि किसको माना है? सर्वोपरि, हर जगह वही बात है। आदर्शवादी, देवत्व, तीनों मन, आदर्श और नैतिक मूल्यों का आदर्शवादी। अवास्तविक तो ये मत करो, वो मत करो, फलाना मत करो, फूंचा मत करो। प्रेम करना और प्रेम पाना जीवन का यही उद्देश्य। देवत्व, परम आदर्श, सुपर क्वालिटी। इसके बाद अपना अगला आता है, 1-2 लाइनें मेरे को थोड़ी सी ठीक लगी, मैंने इसीलिए लिखा है। बाधा के उपस्थित होने पर अपनी उपयुक्तता की रक्षा तथा चिंता से बचाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सुरक्षात्मक प्रयासों का प्रयोग करना। मान लो अपन रक्षात्मक युक्तियां पढ़ते हैं चैप्टर में। रक्षात्मक युक्तियां किसे कहते हैं? अपन को चिंता, अपन क्या करते हैं? रक्षात्मक युक्तियां सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अपन पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। रक्षात्मक युक्तियां में जैसे अपन तदात्मीकरण कर रहे हैं, प्रतिगमन कर रहे हैं, मतलब अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ मैनेज करने का काम कौन करता है? यहाँ अहम करता है। तो रक्षात्मक युक्तियां जो है वो अहम के अंतर्गत आती है। और अहम सिद्धांत के अनुप्रयोग के द्वारा ही अपन रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करते हैं। मतलब अपन रक्षात्मक युक्ति अपना रहे हैं, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं? अहम सिद्धांत की पालना कर रहे हैं। एक अपन उस कंडीशन को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। व्यक्तित्व की गतिकी के विभिन्न भाग हैं, अपन ने 3 पढ़े थे, मैंने पहले भी बताया था। इसमें संरचना है, गतिकी है और एक मनोलैंगिक विकास है। अपन ने संरचना के दोनों कर लिए, आकारात्मक हो गया, गत्यात्मक हो गया। गतिकी के शुरू कर रहे हैं, मूल प्रवृत्ति, चिंता और अहम, ये 3 हैं। और उसके बाद मनोलैंगिक विकास आ जाएगा, इसमें 5 अवस्थाएं हैं। इंपॉर्टेंट है मनोलैंगिक विकास, फ्राइड का है, क्वेश्चन आते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ फ्राइड ने दिया 2 प्रवृत्ति, ई रोज कोई कार्य अपन रोज करते हैं। रोज कौन करेगा? जो जिंदा होगा। जीवन मूल प्रवृत्ति,
जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं रचनात्मक कार्य करता। काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को क्या कहा है? लिबिडो। काम प्रवृत्ति को क्या कहा है? लिबिडो। ये इरोज में आती है। और थेनाटोस मूल मृत्यु मूल प्रवृत्ति, विंध्यवास उल्टे उल्टा काम करेगा। चिंता के भी 3 प्रकार बनाए। वास्तविक दुश्चिंता, जैसे अपन खेत पे गए, माहौल खराब हुआ, औरत तूफान आ गया, हवाएं चल रही है, तो अपना डरना वास्तविक है, अपनी चिंता वाजिब है, वास्तविक है, क्योंकि स्थिति वास्तविक है। तंत्रिका तापी दुश्चिंता, इड इच्छा पर ईगो का नियंत्रण न होने पर। मान लो आपके दिमाग में आएगा कि मुझे मान लो किसी का मर्डर करना है, दिमाग में एक मतलब कोई गलत काम करना है। अब गलत काम करना है, ईगो प्रयास करे कि बेटा ये मत कर, गलत है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जेल में जाएंगे, फलाना हो जाएगा। लेकिन वो ईड उस पर हावी हो रहा है, अरे मैं तो करूँगा, मुझे तो ये मान लो आपको किसी चीज़ को पाना है, मान लो आपका मान लो किसी को कुछ कहना है, या फिर ऐसा काम है जो बिल्कुल नैतिक नहीं है, नैतिकता से परे है, और ईड कह रहा है कि मुझे ये काम करना है, मतलब ईड हावी हो रहा है। किस पे हो रहा है? अहम पे। अहम उसको समझा रहा बेटा मत कर, गलत है, मर जाएगा। तो इस स्थिति में अपने शरीर के अंदर जो सिस्टम चिंता जो पैदा होती है वो तंत्रिका तापी दुश्चिंता होती है। और नैतिक दुश्चिंता, नैतिक जब अहम ईगो को सुपर ईगो से दंडित करने का भय हो। मान लो क्या अपन ने वास्तविकता से कोई कार्य किया, लेकिन सुपर ईगो क्या है? देवत्व। मान लो अपन मानव हैं, अपन भी बहुत सारे कार्य करते हैं, मानो गलती से कोई कार्य हो जाता है, गलती से नहीं होता लेकिन फिर भी अपन कोई कार्य ऐसा कर देते हैं जिससे अपन को नहीं कहता तो परमात्मा से डर नहीं लगेगी, वो वाली बात है। तो उस टाइम पे अपने दिमाग में जो विचार आते हैं, जो चिंता होती है ऊपर वाले के, जो डर की, ऊपर वाला से तो डर, वो नैतिक दुश्चिंता ही है। उसके बाद अहम और अहम रक्षात्मक प्रक्रम में रक्षात्मक युक्तियाँ आ जाती है, सारी तदात्म्यकरण है, प्रतिगमन है, सारी जो भी अपन रक्षात्मक युक्तियाँ पढ़ेंगे सारी अहम रक्षात्मक प्रक्रम में आ जाती है। और फ्राइड का मनोलैंगिक विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मनोलैंगिक विकास किसका है? सिगमंड फ्राइड का। कितनी अवस्थाएं बताइए? आंसर 5। कितनी अवस्थाएं बताइए? 5। प्रश्न सीधा सा आता है, ज़्यादा डीप नहीं आता, सीधा। कौन सा सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? अब वो ऐसे नहीं देगा मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रदान अवस्था, अव्यक्तात्मक अवस्था, या गुप्त अवस्था, या जन्नेन्द्रिय अवस्था। वो इंग्लिश नेम देगा हिंदी करके, ओरल स्टेज। अब ये यहाँ तो इंग्लिश में, हिंदी में लिखेगा वहाँ ओरल स्टेज। गुदावस्था एनल स्टेज। इसका आयु भी ध्यान रखना कौन सी क्या होती है। मुखावस्था 0 से 1 वर्ष, गुदावस्था 2 से 3 वर्ष, लिंग प्रदान अवस्था 3 से 5 वर्ष, अव्यक्तावस्था या गुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष। देखो ये अव्यक्त जिसको बोलते हैं लेटेंसी स्टेज, अंग्रेजी का हिंदी बना के देगा वो, लेटेंसी स्टेज। अवस्था भी नहीं लिखेगा, स्टेज लिखेगा, फिर वहाँ पता लगेगा और ये कौन आएगा प्रश्न। इंग्लिश वर्ड को हिंदी बना के देगा वो, अर्थ नहीं निकाल के देगा, ऐसा कैसे ही प्रिंट आउट करेगा। जैसे अपन चैटिंग करते हैं ना, कहीं कर रही हो, वहाँ अपन अर्थ नहीं करते, चैटिंग नहीं करते मोबाइल व्हाट्सएप पे, सेम टू सेम चैटिंग करेगा ऐसा कैसे। जैसे इसको सुषुप्त अवस्था कहते हैं। इसको इसलिए वही बाल्यावस्था वाली बात है। बाल्यावस्था में क्या है? समलिंगी प्राणी साथ साथ ये बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चे लिंग की कोई प्रधानता नहीं रहती। उस अवस्था में बच्चा खेलता है, कूदता है, कोई किसके साथ खेल रखो, मतलब लिंग जो अवस्था होती है वो सुषुप्त होती है, निष्क्रिय होती है। उस टाइम पे वो प्राणी बिल्कुल निके बराबर, उसका लिंग प्रदान जो अवस्था है, गुप्त अवस्था जो अव्यक्त अवस्था कहते हैं, इसमें काम व्यवहार निष्क्रिय अवस्था में रहता है, बिल्कुल सुषुप्त अवस्था। प्रश्न पूछता है मनोलैंगिक विकास की वो कौन सा अवस्था है जिसमें काम प्रवृत्ति सुषुप्त अवस्था में पाई जाती है? आपको आंसर आना चाहिए लेटेंसी स्टेज, अव्यक्त अवस्था या गुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष। और जननेन्द्रिय अवस्था ये 13 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है, जो चलती रहती है। विषम लिंगी के प्रति आकर्षण किशोर अवस्था से शुरू होती है। कुल मिला के बाद ये अविव्यक्ता या गुप्त अवस्था ये बाल्यावस्था है। और ये बाकी मुखावस्था, गुदावस्था ये शेष अवस्था की उपावस्थाएं मानो एक तरह से उसमें होता है। मुख अवस्था में क्या होता है? बच्चा अंगूठा चूस रहा है, बार बार किसी भी काम को मुख से कर रहा है। हर काम कहीं भी हो, मुंडा में कोई भी हो, मुंह में अंगूठो है, कोई भी वस्तु पकड़े मुंह में, ये क्या है? मुखावस्था। गुदावस्था में क्या करता है? इस अवस्था में बच्चा
फ्रेश होने में ही जिंदगी बिता देता है 2-3 वर्ष में। कोई भी हो, काम कंप्लीट। फूफा जी ने तो क्यों, काम कंप्लीट। दादाजी ने तो क्यों, काम कंप्लीट। गंदी अवस्था भी बोलते हैं इसको, गुदावस्था। व्यक्ति गंदा रहता है। तीसरा है लिंग प्रधान अवस्था। ये फेलिक स्टेज, ध्यान रखना। एक तो ये फेलिक स्टेज और ये लेटेंसी स्टेज, ये दोनों है ना। इसका हिंदी वर्ड बना के दिया ना उसने अंग्रेजी का, तो वहाँ दिमाग खराब हो जाएगा। उसने ये कह दिया कि फेलिक स्टेज की अवस्था कौन सी होती है, किस वर्ष में होती है। पता भी नहीं लगेगा वो प्रश्न कहाँ से आए हो, यह भी पता नहीं लगेगा वो प्रश्न कौन से चैप्टर से आया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिंग प्रधान अवस्था में प्रश्न आ जाता है ओडिपस व इलेक्ट्रा जो ग्रंथियां होती है, ये किस अवस्था में, मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत किस अवस्था में आती है। आंसर लिंग प्रधान अवस्था में 3 से 5 वर्ष। देखो ओ का मतलब होता है लड़कों। ओ लड़कों, ओडिपस किस में होती है, लड़कों में। ओ लड़कों, और लड़का है तो प्रेम किसके प्रति करेगा, माता के प्रति। लड़कों, ओडिपस किस में पाई जाएगी, लड़कों में। और को का मतलब ओ, और लड़को है तो प्रेम विपरीत आएगा इसमें, किसमें आएगा, माता के प्रति प्रेम व्यक्त करेगा, इसलिए इसे मातृ मनोग्रंथि भी कहते हैं। और दूसरी है इलेक्ट्रा, ई लड़की, और लड़की में अगर कोई ग्रंथि है तो लड़की उल्टी करेगी, पिता के प्रति प्रेम। आगे मैंने समझे दिया। उसके बाद कुछ 2-4 बातें हैं, इनको देख लो, अच्छी चीज़ें लगी मेरे को। सुपर ईगो का क्या होता है, का प्रमुख कार्य मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि पर रोक लगानी। मूल प्रवृत्तियाँ क्या करती, वही मूल प्रवृत्तियाँ की संतुष्टि। मूल प्रवृत्तियाँ काम का आएगा, इदम का आएगा। मूल प्रवृत्तियाँ की मैंने बताया भी है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित सिद्धांत इदम इड, और उनको रोकने का काम कौन करेगा, सुपर ईगो। सुपर ईगो गलत है, ये ना कर, वो मत कर। आत्म प्रेम, प्रश्न आ जाता है। प्रश्न शिष्यावस्था में पढ़ोगे आप, बाल विकास में। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में पाई जाती है, आंसर शैशवावस्था। नार्सिसिज्म, वो खुद को खुद से प्रेम करता है। नार्सिसिस क्या होता है, ये किशोर अवस्था में पाई जाती है। अब नार्सिसिस किसे कहते हैं, नार्सिसिस किशोर अवस्था, इसका सिद्धांत है नार्सिसिस का। और दुर्वृत्ति, ये चिंता के प्रति बचाव को प्रदर्शित करता है। इड के दमित आवगों से उपजा होता है। अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना। वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि भाई अपन क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, किस प्रकार से उन क्वेश्चनों को हल करना है। देखो ये क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। अब इसमें देखो संरचनात्मक आ गया, इसका मतलब क्या आएगा, गत्यात्मक मॉडल की बात कर रहा है ये। संरचनात्मक या गत्यात्मक मॉडल किसे कहते हैं, इदम अहम और पराहम। देखो चेतना हो, चेतना चेतन भी है, ये आकारात्मक मॉडल है, ध्यान रखना, इदम अहम और पराहम। इसके अलावा एक और क्वेश्चन करवाते हैं। देखो, किस अवस्था में बालक की काम क्रिया सुषुप्त रहती है, अव्यक्त अवस्था या गुप्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज, ध्यान रखना। देखो एक और क्वेश्चन, 1 से 3 वर्ष में बच्चा धारणात्मक, गंदा, अव्यवस्थित रहता है, गुदावस्था। गुदावस्था एनुअल स्टेज, गुदावस्था, कावे पीवे निकाले और कोई काम नहीं साले का। फ्राइड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट का निम्न से कौन सा मूलभूत, तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से, तीव्र इच्छा के साथ उठा और अनैतिक रूप से कार्य कर रहा है, ध्यान रखना, सीधा इदम पे जाएगा। सभी नियम तथा जीवन की सत्य तथा नैतिकता की अवहेलना करता है, मैंने बताया है, नैतिकता से परे इदम आएगा, सीधी सिट बात है। देखो एक और क्वेश्चन, देखो, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थला, गत्यात्मक मॉडल, देखो गत्यात्मक मॉडल सिगमंड फ्राइड, आकारात्मक गत्यात्मक मॉडल, सारे क्वेश्चन वही हैं। देखो एक और क्वेश्चन, देखो, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया है, सिगमंड फ्राइड। चेतना चेतना तो ये आकारात्मक मॉडल में दिया उसने। एक और क्वेश्चन देखो, व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं। अब देखो मैंने बताया था जैविक प्रभावित करने वाले कारक, उसमें जैविक कारक बताए थे, तंत्रिका तंत्र बताया था, वाहिना विहीन अंतःस्थायी ग्रंथियां बताई थी, दैविक संरचना बॉडी स्ट्रक्चर बताया था, स्थिति जन्य सिचुअल स्ट्रक्चर नहीं बताई थी मैंने, ध्यान रखना।
एक और है, ये कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? इसमें पीनियल, इसे याद रख लेना। पीनियल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, लेकिन ये उसमें प्रभावित नहीं करती है। देखो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और देखो रीट में ही आया हुआ है 2022 में, ध्यान रखना। देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी? देखो अंग्रेजी में दिया है बंदे ने, फेलिक स्टेज, गुप्तावस्था या अव्यक्तावस्था, एनवल अवस्था, गुदावस्था बोलते हैं इसको, वो फेलिक में अव्यक्ता हो गया। जन्नेन्द्रिय अवस्था बोलते हैं फेलिक अवस्था को, एनल गुदा होगी। एंडिपस कॉम्प्लेक्स ये नहीं है, लेटेंसी होती है गुप्तावस्था वाली, तो हो गया। कौन सा नहीं है? एडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा कैसे, और अंग्रेजी को हिंदी बना के दिया है बंदे ने, ध्यान रखना। हेलो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा प्रयास था, मेरे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, जितना मैं दे सकता हूँ। नए बच्चे हैं जो कभी पढ़े नहीं हैं या फिर पढ़े हैं तो उनको ये पता नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न हल करने हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ें, सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं एग्जाम के टाइम पे। तो मैंने ये शॉर्ट करके ही बताए हैं आपको। ये क्वेश्चन अपनी पब्लिकेशन से मैंने लिए हैं, बहुत अच्छे मेरे प्रिय गुरु जी हैं देव सिंह जी सर। किसी ने कोर्स ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैंने लिया है। कोई व्यक्ति, बच्चा ऐसा है जो उसके पास समय नहीं है और वो चाहता है कि मेरे 20-22 नंबर आए, 25 नंबर आए, मतलब 20 से 25 के बीच में नंबर आए और मेरा कम से कम प्री हो जाए, मेन में तो मैं और अच्छा कर लूँगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। देखो बुक बहुत अच्छी है, आपने पहले पढ़ा है, कहीं अच्छे से समझ रखा है, तभी ये बुक समझ में आएगी। अगर आप नए नए और सीधे डायरेक्ट अपनी पब्लिकेशन की बुक लेके आ गए, आप पढ़ोगे लेकिन समय लगेगा समझने में। बहुत अच्छे से दिया है, हर फर्स्ट ग्रेड, हर एग्ज़ाम के लिए इससे मतलब चरम अवस्था है साइकोलॉजी। लेकिन अगर बच्चा नया है, उसने पहले साइकोलॉजी कहीं पढ़ी नहीं है, समझी नहीं है, और पहली बार नया पढ़ रहा है, तो याद रखना ये वाकई में दिक्कत पैदा करेगी, क्योंकि समझने में टाइम लगेगा और थोड़ी सी बड़ी भी है, मैटर भी है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास किया जा रहा है ताकि मैं थोड़ा शॉर्ट चीज़ें बता दूं, ताकि कोई बच्चा अच्छा है जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सब उसको याद है, तो वो इनको थोड़ा सा रिवीजन कर ले तो आराम से 20-25 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो किसी को मिलने भी नहीं है। ये हमारा छोटा सा प्रयास है और हम तो ये कामना करते हैं कि और अच्छा करे बच्चा और हमसे भी बहुत आगे बढ़े। हमारे द्वारा भी प्रयास था, हमने विचार बनाया था कि हम भी कुछ थोड़ा बहुत जितना अपन से हो सकता है उतना ही करें जीवन में। और बहुत से अच्छे व्यक्ति हुए हैं, अच्छे अध्यापक हुए हैं, और हम यही कामना करते हैं कि आप हमेशा सफल हो, हमसे भी उच्च पद पर जाओ। और धन्यवाद दोस्तों।